Titrimetry में you are estimating amount, okay, by simple titration. So wherein you can use samples in milligram levels. Okay, milligram में भी रहेंगे तो भी उसका analysis कर सकते हैं. But it is again its limitation is you cannot analyze sample quantity in micrograms. तो microgram के लिए फिर हमने क्या निकाला? Instrumental methods. तो आपका colorimeter रहेगा, बहुत सारे टेक्निक्स है, ओके? तो वो सभी टेक्निक्स करके आप यूज कर सकते हो. सो ग्राविमेट्री, though it is very simple, it has some disadvantages of very first is example is required in large quantity, okay, and then error बहुत सारे error आते हैं. Like मुझे वेट करने के लिए आपने बोला weighing मशीन पे, तो मेरा कुछ अलग वेट आएगा. लाइक ओमकार को मैंने वेट करने के लिए बोला तो उसका वेट, उसके सैंपल का वेट कुछ अलग आएगा, ओके. तो अलग अलग पर्सन का एरर अलग अलग आएगा, ओके. सो एरर, lot of errors come in analysis when we do gravimetry, okay. So this was one of experiment. I hope you have understood gravimetry, this gravimetric experiment. Please put in chat box whether you understood gravimetry. और मैं वावा के questions भी बता रही हूँ, just wait. Very first question was क्या था? Gravimetry, उसका definition, and then all regarding experiment is solubility, okay, barium chloride वाटर सोल्यूबल क्यों है, बेरियम सल्फेट वाटर इनसोल्यूबल क्यों है, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है टेल मी इन सॉल्ट ऑफ बेरियम व्हिच इज वाटर सोल्यूबल, ओके. तो बेरियम क्लोराइड, ओके. टेल मी इन सॉल्ट ऑफ बेरियम व्हिच इज वाटर इनसोल्यूबल, ओके. सो आंसर इज बेरियम सल्फेट. या फिर सिल्वर का भी पूछते हैं बिकॉज वेरी सिमिलर कंसेप्ट इज अप्लाइड इन बोथ. Then which is precipitating agent for precipitation of sulfate ions? Okay, answer is barium chloride, 10% barium chloride. Then which are different steps involved in gravimetry? So I hope you have all the materials with all the material with you of gravimetry. जो last semester में gravimetry का topic था, उसमें आपको ये application of sulfate ion भी था शायद. So you just go through that concept. Then what is aging, what is incineration, what is Ostwald ripening, okay. Different types of filter paper, what means filter paper, अलग अलग साइज के क्यों होते हैं, अलग अलग साइज के वॉटमैन फिल्टर पेपर का पर्पस क्या होता है, ओके. देन और क्या आता है ग्राविमेट्री में? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का डेफिनेशन, देन वॉशिंग रिएजेंट, ओके. और एक आपको कंसेप्ट था वॉशिंग रिएजेंट के बारे में, आई थिंक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में रहेगा थ्योरी में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो आई थिंक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में है क्या, या फिर इसमें ही रहेगा. ग्राविमेट्री में था वॉशिंग रिएजेंट. अगर आपको टीचर ने बोला कि वॉश योर filtrate using 100 cm cube of washing reagent XYZ, ओके. तो कोई बच्चे ऐसे रहेंगे उनको जाने का बहुत हाई रहता है, 100 cm cube ऐड कर दिया, चलो बाकी मैं टेबल क्लीन कर लेता हूँ, ये तब तक 100 cm cube चला जाएगा, ओके. और जब तक टेबल क्लीन करके की सबमिट करके वापस आते हो, आपका 100 cm cube पास आउट हुआ रहता है और आप चले जाते हैं. बट कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि स्लोली मुझे जाने का कुछ घाई नहीं है, मुझे फ्रेंड के साथ इधर ही ब्ला 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 बड़बड़ करना है, या टीचर के साथ बड़बड़ करना है, तो मैं इधर ही रुकूंगा, ओके. किया एक्सपेरिमेंट, कुछ तो सीरियसली करते हैं, बट वो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आइडियली when you are required to wash your reagents, add washing reagents in very small quantity, okay. like 100 cm cube बोला है मैंने, तो आपको 10 cm cube का एडिशन किया तो इट विल बी बेटर. क्या हो जाता है एक्चुअली कि जब आप ऐड करते हो, तो जब वॉशिंग रिएजेंट आप
घर पे भी देख सकते हो कि फिल्टर पेपर लिया या फिर क्लॉथ लिया, क्लॉथ के ऊपर कुछ मटेरियल रखा, उसको वॉश करना है। तो जब आप स्लोली रिएजेंट डालते हो या फिर कोई भी वॉशिंग रिएजेंट डालते हो, कोई लिक्विड, तो व्हेन यू ऐड स्लोली तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, लाइक कि जितने भी डर्ट रहेगा, ओके, डर्ट रहेगा या फिर फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे, वो निकलने के लिए टाइम, रिएक्शन टाइम मिलता है आपको वॉशिंग रिएजेंट को इम्प्योरिटी से रिएक्ट करने से। सो ऑलवेज ऐड वॉशिंग रिएजेंट्स इन फ्रैक्शन विथ स्लो एडिशन। ओके, सो दिस इज अबाउट वॉशिंग रिएजेंट। कौन सा वॉशिंग रिएजेंट यूज किया और कैसे ऐड करोगे। देन हीटिंग कोन, ड्राइंग कोन। हीटिंग कोन को ही ड्राइंग कोन बोलते हैं, उसका यूज क्या रहता है, असेंबली आपने नहीं देखा रहेगा शायद। हीटिंग कोन मैंने थ्योरी में दिखाया था लास्ट टाइम। ओके, जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ। और स्टेप्स इन्वॉल्व थोड़ा रिवीजन कर लो। ओके, एनी डाउट इन दिस ग्रामेट्री एक्सपेरिमेंट। You don't have any doubt, can we move to second experiment? तो कौन सा ले लें, पोटेंशियोमीटर या पेपर क्रोमेटोग्राफी? इंटरेस्टिंग, पेपर क्रोमेटोग्राफी। See, in offline mode, we take this experiment for क्या बोलते हैं उसको, डेमोन्स्ट्रेशन। लाइक फर्स्ट ईयर में आपको ये हुआ था ना, टीएलसी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। सेम वे टीएलसी का आपके बैच के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रायल दिया था। आई रिमेम्बर ऑन द बैचेस, बट यूजुअली हम लोग इतना सारा प्रैक्टिस नहीं देते, 10 लोगों में एक टीएलसी देते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक हर एक को इंडिविजुअल दिया था, बट यूजुअली ऐसा नहीं रहता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी आल्सो वी गिव फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स टुगेदर दे आर वर्किंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है आपको, लाइक कि बड़बड़ करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, ग्रुप भी मिलता है। This is paper chromatography experiment. So basically, let us start with chromatography. What is chromatography? It is branch of science. It is not branch of chemistry. Okay, it is branch of science which deals with separation. Okay, separation and purification of components from given compound. So chromatography not only separates, also it purifies your compound. तो सेपरेशन के बाद ऑटोमेटिकली आपको प्योर फ्रैक्शन मिलेगा। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर फॉर सेपरेशन एंड फॉर प्यूरिफिकेशन यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। सी, chromatography techniques basically they are dependent or they are classified into 2 broad categories. Okay, chromatography, if you are writing somewhere, if you have notebook, you just remember these things are very important for all specializations. Okay, chromatography is broadly classified into 2 techniques based on Your voice is breaking in pencil. Is it? क्योंकि मुझे कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। Both the Wi-Fi's are working properly, तो in between एक का डिस्कनेक्ट हुआ तो दूसरा कनेक्ट होना ही। सबको ऐसे हो रहा है? Yes, ma'am. वॉइस क्लियर है या डिस्कनेक्ट हो रहा है? ओके, ओके,
मिनट, मुझे चार्जर प्लग करने दो. Okay, so let us start. Chromatography. Chromatography is broadly classified into two categories based on principle of separation. Okay, chromatography क्या है? Basically, it is separation science. Chromatography is separation science, and this separation depends upon basically separation takes place because of two principles. First principle is adsorption, okay, AD, adsorption, and another principle is partition. Okay, so adsorption, for any kind of adsorption, what you require is adsorbent and adsorbate. Okay, so you require one solid compulsorily in adsorption type of chromatography, and another can be either there is adsorption of liquid on solid or adsorption of gas on solid takes place. So that type of chromatography, it can be solid liquid chromatography or solid gas chromatography, right? So this is under adsorption principle. Two broad categories I am explaining. Very first category is based on adsorption principle. Adsorption में क्या होता है? Some component is adsorbed, okay, stick on some surface, and in another type it is what you say, it is partition chromatography. So just imagine two liquids are there, okay, or two liquids are there and they are moving, okay, like रेस में कैसे दो खिलाड़ी जैसे भागते हैं, लाइक कि सेम वे, तो देयर इज partition between two liquids take place. So in partition principle, you require liquid, okay, for partition, and your main analyte, that is substance under study, it can be anything. So we are converting that into liquid form and applying spot. Okay, but that time for partition you require liquid. So chromatographic techniques are classified into two types broadly based on principle. Very first principle is adsorption. Second principle is partition principle. So all chromatographic techniques are classified into these two categories. So for chromatography, you have in the setup you have some stationary phase, you have some mobile phase. Okay, so if your stationary phase is solid and if your mobile phase is liquid or gas, it is adsorption chromatography. Here it is adsorption chromatography. On contrary, if you have stationary phase liquid and mobile phase, let us say liquid or gas, then it is under partition principle, right? So stationary phase आपका solid रहेगा, तो definitely there will be adsorption of mechanism will work out. And if your stationary phase is liquid and also mobile phase is liquid or gas, your principle of separation will be partition. Clear? Now, in case of TLC, thin layer chromatography, that you learned in last year, TLC जो अपने व्हाइट प्लेट पे आपके जो माइक्रो ग्लास स्लाइड रहते हैं zoology बॉटनी में यूज करते हो या माइक्रो में, तो वो ग्लास स्लाइड्स यूज करके आपने एक व्हाइट कोटिंग सिलिका का उसके ऊपर दिया था, राइट? और उसका जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज योर TLC. TLC is under adsorption type of
प्रिंसिपल, क्योंकि उसमें सॉलिड फेज जो था, आई मीन स्टेशनरी फेज जो था वो सॉलिड था, राइट? सिलिका is stationary phase in nails and a mobile phase was in proportion of ethyl alcohol as water 7:3 ml लिया था आपने. I don't remember exact values, but some organic mixture was there as your mobile phase and silica was your stationary phase, right? तो वो टाइप का एनल था, उसमें एडसॉर्प्शन टाइप ऑफ प्रिंसिपल था. Now in paper chromatography, this time we are learning paper chromatography. In paper chromatography, you have stationary phase as liquid. Okay, remember ये बहुत common interview को paper chromatography is dash type of chromatography, whether it is solid liquid or liquid chromatography. And most of you answer it as solid liquid chromatography. Remember, paper chromatography is not solid liquid chromatography. Okay, it is liquid chromatography. If I am audible to you all clearly, paper chromatography is liquid chromatography. Okay, so now what is stationary phase and what is mobile phase over here? Okay, so this time putting message. Paper chromatography is liquid chromatography. Okay? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो प्रिंसिपल कौन सा आएगा? डॉक्टर मोर्जिस कॉलेज, वो वाले प्रिंसिपल नहीं. Chromatography is liquid chromatography, and in this PRINCIPLE principle is partition. Since I am writing in both the chat box, don't consider my typing as very slow. Janvi as principle is partition principle. Now in this, your stationary phase is what? STATIONARY. Stationary phase is water. क्या बोलते हैं उसको, वर्ड क्या है? वाटर प्रेजेंट, और जो आपके पेपर के सेल्स फाइबर्स रहते हैं, ओके, उसका जो वाटर रहता है, वाटर इनकैप्सुलेटेड. देयर इज सम वर्ड फॉर दिस. Not given here. So stationary phase is water encapsulated, we can say encapsulated in cellulose fibers. With either stationary phase. While a living meeting, this is very boring. Stationary phase is this, and mobile phase is so much. Remember, chromatography is liquid chromatography. तो stationary phase और phase दोनों liquid आएगा. क्या रहते हैं वो दोनों भी liquid? Stationary phase is water encapsulated in cellulose fibers, और उसको एक पर्टिकुलर वर्ड है या यही है, I don't remember actually.
what is it in cellulose fiber, or sometimes some water treatment is given to the paper. Okay, and that water acts as stationary phase, and mobile phase is of course the solvent front, which you are using for moving your analyte. So very similar to your thin layer chromatography, paper chromatography also works. So you require ideally the paper strip. Now the paper strip used in paper chromatography is just Whatman filter paper. Okay, जो Whatman filter paper number 1 रहता है, Whatman filter paper number 1 is used as strip or the developing media, not the developing media, it is just support for the development of sample. Okay, जो liquid रहता है, liquid stationary phase रहता है, उसको support करने के लिए what is role of Whatman filter paper over here is just to support water. Okay, it is not your stationary phase. Remember, paper in paper chromatography is not stationary phase. It is just support to your stationary phase, that is liquid. So paper just supports your stationary phase, and the principle is their partition. तो आपका जो एनालाइट जिसका ड्रॉप आपने इधर लोड किया है, ओके, तो वो वाटर में कितना मूव हो रहा है, कितने फास्ट मूव हो रहा है, और आपके सॉल्वेंट में कितने फास्ट मूव हो रहा है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि वो कितना आगे गया. ओके, so that is partition chromatography, and once you get proper separation you will get results. The formulas are very simple. RF value, as you determine, usually it is distance traveled by that component. If you are taking mixture, तो हर एक आपको अलग अलग काउंट करना है, divided by distance moved by solvent front. तो it is of two types, ascending and descending. Okay, एक सेटअप ऐसा रहता है like your TLC, बीकर में ही सैंपल लिया, सॉल्वेंट लिया रहता है और उसमें पेपर स्ट्रिप वर्टिकली डीप करके रखा रहता है, तो लाइक अपोजिट टू ग्रेविटी उसका मूवमेंट होता है, और दूसरा रहता है टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो वो टाइप का एनालिसिस वी यूजुअली डोंट कैरी आउट, क्योंकि उसमें मूवमेंट एकदम प्रॉपर नहीं होता. यू आर गेटिंग सम zigzag results. But ascending and descending type of Graham methods are this. So this is your regular ascending type of method, जो पेपर को really tie it to glass rod और फिर डिप करते हैं. Vertically proper position, पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए, otherwise you will get wave like solvent front. Okay, straight line मिलने की जगह पे आपको ऐसा वेवी दिखता है. तो दिस इज ascending और descending में इधर ऊपर वॉश ग्लास रहता है और उसमें सॉल्वेंट रहता है, और ये वाला पेपर स्ट्रिप उसमें डीप करते हैं, और रेस्ट ऑफ पेपर इज लाइक एज इट इज, और ऊपर से आपका सॉल्वेंट नीचे मूव होता है. ओके, बट दैट इज नॉट प्रिसाइज मेथड. Ascending chromatography is precise method. Now this experiment is regarding separation of metal ions. Okay, very interesting experiment this is. तो आपके पास soil sample है. Again I am taking example of soil sample, और soil sample में n number of metal ions are there. Almost all elements of periodic table are present in soil depending on location. Okay, soil में elements का abundance अलग अलग रहता है. तो let us consider I have one sample analyte which contains nickel 2+, okay, copper 2+, and Fe2+, all three ions in 2+ oxidation number. And now I want to separate it. So I can use, since chromatography is separation technique, I will use it. So you have mixture of metal ions together. In usual regular practical,
since we don't provide you a mixture as such, क्योंकि उसको एकदम hyphenated things लगते हैं, तो we don't usually take mixture. What we do, we take separately nickel, copper and iron. 3 अलग अलग spot apply करते हैं. Ideally आपको एक ही spot apply करना रहता है, okay? But we usually do separate spotting, okay? separate spot हम लोग अप्लाई करते हैं. तो निकल का एक स्पॉट, कॉपर का एक स्पॉट और आयरन का एक स्पॉट, ऐसे स्पॉट्स अप्लाई करके आपको 3 सैंपल्स देते हैं. यूजुअल प्रोसीजर यू आर नोइंग, वेरी सिमिलर टू TLC. इसमें भी एक आपका पेपर स्ट्रिप रहेगा. यूजुअली दैट पेपर स्ट्रिप इज 25 cm cube in height and 8 cm cube in width. Like if you take height of filter paper is 25 cm cube and width of paper is just 8 cm cube. Okay, this is ideal size for filter paper selected in paper chromatography. And then you can use some jar for keeping your filter paper. So just 1 or 2 centimeters more in dimension than your filter paper. Then in chemicals, what you require nickel compound, you require copper ये ना, copper compound, you require iron compound. So तीनों के भी you are using acidified aqueous solution, okay, of nitrates. मतलब क्या लिया है आपने, निकल नाइट्रेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन. तो एसिडिफाइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते टाइम यूजुअली वी ऐड H2SO4, ओके. तो दिस इज एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ निकल नाइट्रेट, देन कॉपर नाइट्रेट एंड आयरन नाइट्रेट. एंड डेवलपिंग सॉल्वेंट, ओके. डेवलपिंग सॉल्वेंट मतलब जो आपका मोबाइल फेज है. Mobile phase is depending on polarity of ions, movement of ions. It is made polar by taking 22 cm cube of acetone. Okay, 22 cm cube of acetone, 105 cm cube of water, and 2 cm cube of concentrated HCl. So this is your mobile phase. Stationary phase क्या है आपका, water, and mobile phase is mixture of acetone plus water plus concentrated HCl. And then I will explain this spraying reagent later. Now once you prepare your developing medium, okay, take some amount of developing medium, let us say 5 to 10 ml. इतना लेना है कि जो फिल्टर पेपर पे, वॉटमन फिल्टर पेपर पे जब आप बेस लाइन ड्रॉ करते हो, ओके, बॉटम में, तो आपको कॉपर का एक जगह पे ड्रॉप देना है, निकल का देना है, आयरन का देना है. जिधर भी ड्रॉप दिया रहेगा लोकेशन याद में रखो, किधर मैंने कॉपर का दिया था. तो एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट और मिडल 3 स्पॉट रहेंगे आपको. तो सिर्फ याद में रखो कौन से साइड पे कौन सा स्पॉट अप्लाई किया है. एंड वंस योर स्पॉट गेट ड्राइड, तो आपको ये वाला फिल्टर पेपर मोबाइल फेज में डीप करके रखना. नाउ डीप करते टाइम क्या प्रिकॉशन लेना है कि योर मोबाइल फेज शुड नॉट टच, ओके, मस्ट नॉट टच योर लोडेड सैंपल. अगर इधर ही टच हो गया, डीप हो गया पेपर आपका मोबाइल फेज में, तो ये ऊपर मुंह होने की जगह पे ये नीचे चले जाएंगे, ओके. उनको तो क्या घूमना ही है, तो आप उनको जम्मू कश्मीर दिखाओ या फिर ठाणा में ही घुमाओ, दे डोंट बॉदर, ओके. तो ये आपको प्रिकॉशन लेना है कि जिधर बेस लाइन ड्रॉ किया है, जिधर सैंपल लोडिंग हुआ है, वो सैंपल नीचे सॉल्वेंट में डीप नहीं होना चाहिए, सैंपल स्पॉट, ओके. तो सिर्फ हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ फिल्टर पेपर बिफोर बेस लाइन शुड डीप, okay. So this is just setup. Now allow your mobile phase to move up. तो शुरू में
ये मोबाइल फेज अभी मूव होना स्टार्ट हो गया, शुरू आपने जिधर स्पॉट अप्लाई किए थे, नाउ व्हेन मोबाइल फेज टच योर spots, now your spots will dissolve in either mobile phase or stationary phase, and then there will be partitioning. Okay, competition between two liquids. Partition क्या होता है? Competition between two liquids is there. तो competition हो जाएगा दोनों भी liquids में. I'm sorry. And some spots you will get. Okay, after some time, then you just stop moving your mobile phase just 1 centimeter from the end of filter paper. जब तक ये 1 सेंटीमीटर तक नहीं आता तब तक यू कैन मूव, और फिर स्टॉप करो. बेसलाइन ये सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क करके रखो. ओके, अभी क्या है आपके सॉल्यूशन में? कॉपर, निकेल और आयरन है. ओके, जो निकेल का प्रिकर्सर लिया था, निकेल नाइट्रेट का सॉल्ट, इट इज ग्रीन इन कलर. ओके, तो उसका स्पॉट जो दिया था आपने, स्पॉट देते टाइम वो कलरलेस ही दिखेगा क्योंकि वेरी स्मॉल क्वांटिटी आपने लोड किया रहता है, बट जो सॉल्यूशन फॉर्म में था वो ग्रीनिश इन कलर रहेगा. देन कॉपर के सॉल्ट्स आपके ब्लू कलर के रहेंगे, एंड आयरन इज रेड इन कलर, रेड ब्राउन इन कलर. तो आपको ऐसे 3 सॉल्यूशन टेस्ट में रहेंगे, उसके आपको स्पॉट्स अप्लाई करने थे. जब स्पॉट्स अप्लाई किए आफ्टर मूविंग योर मोबाइल फेज, तो किधर तो स्पॉट्स मिले रहेंगे. निकेल का कुछ स्पॉट दिखेगा, देन मिडल में क्या था, शायद कॉपर का कुछ ब्लूइश स्पॉट दिखेगा, देन आयरन का कुछ रेडिश स्पॉट दिखेगा. ओके, बट ये जो निकेल है उसका बहुत लाइट कलर का स्पॉट दिखता है, ऑलमोस्ट नहीं भी बोला तो भी चलेगा. तो देयर आर सम मेटल आयंस इन देयर पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म, they are colorless. Okay, they are colorless. So by naked eyes you will not identify any spot. Okay, आपको एक भी स्पॉट नहीं दिखेगा उधर आपके पेपर क्रोमेटोग्राम पे कुछ मेटल्स के लिए. लाइक आपको अभी is my voice still breaking? Rutuja, am I audible clearly? Yes, ma'am. You are audible. So, जब आप मोबाइल फेज मूव करते हो, तो आपको कुछ स्पॉट्स दिखते हैं लाइट कलर के, कुछ स्पॉट्स नहीं दिखते. ओके, अभी निकेल का स्पॉट दिखता ही नहीं है, निकेल का स्पॉट दिखता नहीं है. कॉपर का भी बहुत एकदम लाइट ब्लू कलर का स्पॉट रफली दिखता है, और आयरन का यू आर गेटिंग रेडिश ब्राउन का डिस्टिंक्ट स्पॉट, बट कॉपर और निकेल का नहीं दिखता. सो फॉर दैट यू रिक्वायर सम reagent, okay, to be sprayed on your filter paper so that जिधर भी कॉपर रहेगा तो वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके उसका कलर शो करेगा, जिधर भी निकल रहेगा तो निकल का रिएजेंट स्प्रे करके फिर वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि निकल का स्पॉट किधर है. ओके, सो यूजुअली दिस इन दिस टेक्निक आर यूज्ड. ओके, फॉर copper, since copper amine, okay, copper amine complexes are dark blue in color. आपको coordination chemistry में हुआ रहेगा, copper amine complexes are dark blue in color. The ammonia is used as spraying reagent for copper, whereas nickel का scarlet red color वाला complex, tell me, scarlet red color preparation किया है आपने निकल का? क्विक, निकल का स्कारलेट रेड कलर वाला प्रिपरेशन, इज इट निकल DMG? So nickel DMG is used as is the scarlet red colored
very good. Scarlet red colored precipitate of nickel when DMG is added to nickel. So for nickel, DMG is used as precipitating agent. Okay, DMG is used as precipitating agent for nickel. तो जिधर भी आपने निकल को लोड किया था, इधर गया इमेज. ओके, अगर मैंने ये साइड में निकल को लोड किया है, इफ यू कुड सी माय पॉइंटर, तो इधर मैंने ए लिखा है, उधर अगर मैंने निकल को लोड किया है, बी लिखा है, उधर कॉपर को लोड किया है, और सी लिखा है, उधर मैंने अगर आयरन को लोड किया है, तो आयरन का स्पॉट मुझे किधर तो दिखाई देगा. ओके, तो आई विल जस्ट सर्कल इट बाय पेंसिल और उसका डिस्टेंस काउंट कर लूंगी फ्रॉम बेस लाइन, नॉट फ्रॉम जीरो लाइन, फ्रॉम बेस लाइन अप टू जितना डिस्टेंस वो रेड स्पॉट ने काउंट किया है, पास किया है, वो मैं काउंट करूंगी. ओके, सेम वे कॉपर के लिए भी लाइट ब्लू कलर का दिख रहा था पहले. अभी मैं क्या करूंगी, आई विल फिल अमोनिया इन स्प्रेइंग बॉटल. ओके, सिंपली क्या कर सकते हो, आप कॉटन को अमोनिया लगा के ले सकते हो, और वो कॉटन ये लाइन में ऐसा इसको लगाते जाओ कॉटन से. ओके, जैसे मेहंदी पे कलर सिरप लगाते हैं, शुगर सिरप लगाते हैं, वैसे कॉटन से लगाते जाओ. तो जिधर भी आपका कॉपर मूव हुआ रहेगा, जितने डिस्टेंस पे, उतने डिस्टेंस पे एज सुन एज यू पुट जो कॉटन पे अमोनिया लगा था, जैसे ही इधर लगेगा उधर ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर. ओके, सेम वे और दूसरा फिल्टर कॉटन का ये लो और उसको डीएमजी में डालो, और फिर वो कॉटन ये लाइन में घुमाओ, एक ही लाइन में. ओके, लगाते जाओ, जिधर निकल रहेगा उधर आपको पिंक स्पॉट मिलेगा. ओके, दैट इज फॉर निकल डीएमजी. सो दिस वे तीनों का भी आपको डिस्टेंस मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स आपको सॉल्वेंट करंट का भी मिला है. तो गो ऑन कैलकुलेटिंग आरएफ. आरएफ का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय योर कंपोनेंट. सी लाइक इफ ए इज योर निकल, तो निकल ने अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट अस से 12 सेंटीमीटर, और सॉल्वेंट अगर आपका 21 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 21 विल बी योर आरएफ वैल्यू. आरएफ वैल्यू नेवर एक्सीड्स 1. ओके, हमेशा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट से थोड़ा पीछे रहता है, तो सॉल्वेंट फ्रंट को हम लोग ज्यादा आगे जाने देते हैं, एंड योर कंपोनेंट्स मूव स्लोली देन योर सॉल्वेंट फ्रंट. तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट आरएफ वैल्यू फॉर निकल, आरएफ वैल्यू फॉर कॉपर, एंड आरएफ वैल्यू फॉर आयरन separately. Provided for copper and nickel, you require spraying reagents to identify distinct dot. Okay, distinct dot किधर आया है, वो आपका स्पॉट किधर तक मूव हो गया है. If I have last year's अगर मेरे पास रहेंगे इमेजेस, आई विल चेक इन माय मोबाइल, तो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी कि वो एक्चुअली कैसे दिखता है. ओके, पेपर क्रोमेटोग्राम आफ्टर डेवलपिंग. तो this is how you can determine RF value. So जब after developing, that is after spraying your ammonia and DMG solutions, कॉपर का स्पॉट दिखेगा आपको ब्लू कलर वाला, निकल का स्पॉट दिखेगा पिंक कलर वाला, एंड आयरन का स्पॉट दिखेगा रस्ट कलर, दैट इज रेड ब्राउन कलर. ओके, then measure respective distances and calculate RF, and you will find that as a result of this, RF value of iron is more as compared to copper, as compared to nickel. So here you have some homework over here. So why, your question is why RF value of Fe3 plus is more as compared to copper, as compared to nickel. Okay, ये ट्रेंड क्या रहता है आरएफ वैल्यू का और आपके मेटल आयंस का. जैसे हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में जो मोर पोलर था, ओके, लाइक डिजोल्व्स लाइक, आपका सिलिका पोलर था, और आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी पैरानाइट्रोफिनॉल आपका मोर पोलर था. तो
वो ज्यादा फास्ट मूव हो रहा था, ओके, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. बट अभी इधर ये केस में यू हैव पार्टीशन प्रिंसिपल. तो जस्ट टेल मी और यू जस्ट प्रिपेयर फॉर एज योर एग्जाम इज कमेंसिंग फ्रॉम मंडे. तो आपको क्या प्रिपेयर करना है कि ये वेरिएशन क्यों मिलता है, डिफरेंट मेटल आयंस में आरएफ वैल्यू अलग अलग कैसे आते हैं, ओके, यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. Okay, so just remember this trend. Iron is having more RF value than copper than nickel. As far as Viva questions are concerned for this topic, you have very first question on what is chromatography, types of chromatography, principles underlying chromatography. तो उसमें partition principle आएगा, adsorption principle आएगा, okay. Then what is stationary phase, what is mobile phase, is paper chromatography solid liquid or liquid liquid chromatography, and then ये spraying reagents क्या रहते हैं, mobile phase क्या था, okay, salts कौन से लिए, developing solvent that is your mobile phase, वो polar है कि non polar है. See, your water is polar, HCl is polar molecule but acetone is non polar, okay. So this is some towards polar, highly it is not more highly, so थोड़ा non polar solvent भी mix किया है, so it is mixture of polar and non polar, so दोनों भी separate हो जाएंगे, okay. जितने भी मेटल आयंस का ये रहेगा पोलैरिटी चार्ज, उसके ऊपर ये डिसाइड करेगा सेपरेशन. तो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन का फैक्टर व्हाट वी से लाइक कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो ऑर्थो और पैरा में पोलैरिटी डिफरेंस था, तो उसमें सेपरेशन अलग अलग मिल रहा था. बट अभी ये मेटल आयंस के लिए आपको अलग अलग आरएफ वैल्यू क्यों मिल रहे हैं, ओके. तो आरएफ वैल्यू कॉपर का कम, निकल का सबसे कम है. मतलब क्या कि आपका निकल बहुत कम जा रहा है, ओके, स्लोली मूव हो रहा है. तो उसके लिए रीजन क्या हो सकता है, और आयरन फास्ट मूव क्यों कर रहा है, ओके. तो that you check out whether it is dependent on size as well as charge, or is there any some other reason. Then another question is what is formula of RF value? Is RF value greater than 1, less than 1? And spraying reagents, how to do पेपर क्रोमेटोग्राफी, आई मीन दी मेथोडोलॉजी, ओके. तो पेपर का स्ट्रिप कैसा रहेगा, कितना डायमेंशन का रहेगा, दैट यू ऑल एक्सप्लेन. कितना साइज का पेपर का स्ट्रिप लेना है, बेस लाइन ड्रॉ करो, देन सैंपल के स्पॉट्स अप्लाई करो, ड्राई करो, ओके. अप्लाई करते टाइम आपको कैपिलरी का एक्सपेरिमेंट पता रहेगा. हम लोग कैपिलरी फ्यूज करके उसका एंड एकदम छोटू कर रहे थे और फिर स्पॉट अप्लाई कर रहे थे. द रीजन इज कि जो स्पॉट अप्लाई किया है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट. तो दैट इज द रीजन. फिर अप्लाई करने के बाद सॉल्वेंट मीडियम प्रिपेयर करके रखो, फिर उसमें डीप करके रखो प्रॉपरली, तो पेपर इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, ओके. एंड देन मूव करो, मूव होने के बाद सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क करके रखो. फिर जो भी स्पॉट्स आए रहेंगे उनको डेवलप करो यूजिंग डेवलपिंग सॉल्यूशन. आयरन के लिए डेवलप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसका रेड ब्राउन रहता है, बट आपको कॉपर और निकल के लिए डेवलप करना पड़ेगा, राइट. तो निकल के लिए क्या यूज किया, डीएमजी. कॉपर के लिए क्या यूज किया, अमोनिया. तो कौन सा कलर मिलेगा, ओके, कौन सा कलर मिलेगा. NiDMG के लिए पेपर पे, फिल्टर पेपर पे आपको मिलेगा स्कारलेट रेड कलर, ओके, रेड कलर. एंड दूसरा कौन है, कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स आर डार्क ब्लू इन कलर. तो जिधर भी कॉपर रहेगा उधर आपको डार्क ब्लू कलर मिलेगा, ओके. सो ये सब और आरएफ वैल्यू का ट्रेंड करके रखो. एनी डाउट इन दिस क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट? I hope I am audible. Yes, size of respective
Ma'am, please repeat the questions again na for paper chromatography. I will just revise questions for paper chromatography. Your questions are: what is chromatography? Definition, concept. Okay. Then broad categories of chromatography. Principles. Okay, what is adsorption principle? एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल में क्या होता है और पार्टीशन प्रिंसिपल में क्या होता है? एनी एग्जाम्पल लाइक कि एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल के लिए एग्जाम्पल इज योर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन के लिए यू हैव पेपर क्रोमेटोग्राफी. फिर स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, टीएलसी में स्टेशनरी फेज क्या था, क्योंकि लास्ट ईयर ही अभी आप पढ़े हो ना. तो टीएलसी में स्टेशनरी फेज था सिलिका विच इज सॉलिड. पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है? इट इज वाटर इनकैप्सुलेटेड इन एस्बेस्ट इन सेल्यूलोज फाइबर्स. तो वो आपका स्टेशनरी फेज रहेगा. इट इज लिक्विड ओनली. एंड मोबाइल फेज इन द बोथ द केसेस इज लिक्विड. देन सेपरेशन कैसे होता है? which spraying reagent is used, how to calculate RF value. Okay, ascending type, descending type क्या होता है, और कुछ रहा RF का डेफिनेशन. और ये ट्रेंड क्यों आया? ओके, इधर Fe2+ चाहिए, 3+ हो गया, Fe2+. डन रोहन? Yes, ma'am. Here only 14 are there. PC. Okay. So this was your second experiment of chromatography. This blue. Your theory exam question paper pattern is a little bit changed. There are only 50 questions. Each question carries 1 mark. Sorry, each question carries 1 mark. Last exam में आपका each question was for 1.5. This time it is 50 MCQs, 1 mark each. 1 hour time, total marks 50. Okay, और उसका कन्वर्जन 100 के लिए हो जाएगा. तो एग्जाम पैटर्न और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया. लास्ट में आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेंड करने थे ना, अभी आपको 50 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ऑल कंपलसरी. टाइम विल बी 1 hour. Okay, so can we move to next experiment if you wish, or we can take it on some other time? Uh, 50 questions को 1 hour में करना. Okay, time increase करना चाहिए. You just tell exam coordinator, she will arrange. Okay, Dr. Vinda Manjaram करना. Okay, can we go for next experiment? Is that yes for your next experiment?
we'll discuss a little bit about solvent extraction. Okay, so solvent extraction, though again it is very old technique, solvent extraction भी बहुत old technique है, and it is equally old like gravimetry. Solvent extraction में क्या करते हैं, your analyte, okay, which is already there in one form, okay, partly dissolved form in one solvent. तो अगर एक लेटेस्ट से मेरे पास एक कंपाउंड है XYZ कंपाउंड और वो पानी में डिसॉल्व है, ओके, बट वो इतना मुझे अगर उसका सॉलिड फॉर्म चाहिए, ओके, अगर मुझे उसका सॉलिड फॉर्म चाहिए तो पानी इवोपोरेट करने के लिए मुझे जितना एनर्जी जाएगा या जितना मेरा खर्चा होगा उससे कम प्राइस में मुझे मार्केट में वो कंपाउंड प्योर फॉर्म में मिलेगा कमर्शियल, ओके, बट टू हैव इकोनॉमिक मेथड व्हाट वी डू कि वो उस कंपाउंड को पानी में इतना सोल्युबल है ना, तो वी आर सर्चिंग अनदर सॉल्वेंट कि वो उसमें भी डिसॉल्व हो, बट वो सॉल्वेंट पानी में इमिसिबल हो, ओके. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सट्रैक्टिंग analyte from one solvent into another solvent. अभी वो पहले पानी में था तो उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक तो पानी इवेपोरेट करना पड़ा या फिर कुछ अदर केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ा. इसकी जगह पे मैंने क्या किया, कुछ और सॉल्वेंट डाला कि जो वोलाटाइल है, राइट, जो वोलाटाइल है वो सॉल्वेंट डाला, तो वो volatile solvent में भी वो कंपाउंड soluble है. तो what I can do now, just volatile solvent को evaporate करने में ज्यादा एनर्जी नहीं जाता, ओके. तो मेरा सॉल्वेंट, मेरा एनालाइट इजीली रिकवर हो जाएगा, ओके. सो दिस एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, योर एनालाइट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन सॉल्वेंट इनटू अनदर सॉल्वेंट, एंड there is one experiment for your study. We usually don't conduct this experiment in the practical to investigate partition. Okay, this is similar to partition chromatography, liquid chromatography. तो partition competition between two liquids. तो का एनालाइट पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है या फिर आपके एनालाइट को पानी से ज्यादा एफिनिटी है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ज्यादा एफिनिटी है, वो चेक करना इज पार्टीशन, ओके, इज मेथड ऑफ पार्टीशन. एंड हियर इज सॉल्वेंट extraction is also a separation technique. So using partition principle you are separating analyte from aqueous medium to organic medium, okay. तो एक एक्वस मीडियम यूज करना है और यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, देयरफॉर वी टेक दिस. तो आपका एक्सपेरिमेंट है पार्टीशन कोएफिशिएंट डिटरमाइन करना Fe3+ का बिटवीन वाटर एंड इथाइल एसिटेट एंड एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी फाइंड आउट करना. तो प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. योर iron 3 FeCl3, that is ferric chloride, Fe3 ferric can be separated using 6 molar, okay, this is your separating reagent, 6 molar HCl. When iron 3 gets converted into this complex form of iron, okay, this is FeCl3.HCl complex, ओके, FeCl3.HCl. तो दिखाते टाइम एक्चुअल फॉर्मेशन ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का, FeCl4 - और H+. एक्चुअली क्या है, FeCl3 जो Fe3+ है, FeCl3 when combines with HCl there is formation of FeCl3.HCl complex, okay. This complex ion then gets extracted into ethyl acetate. So this will separate your iron 3 in organic solvent. तो जो भी छोटू पोर्शन आपका
एक्वस मीडियम में रहेगा, यू कैन repeat extraction and you can do it. ओके, तो जितना भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अभी आ गया है आयरन, तो उसको निकालना मतलब क्या, स्ट्रिपिंग। ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी वो डिसॉल्व फॉर्म में ही है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आया और सॉलिड बन गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी वो डिसॉल्व फॉर्म में ही है, बट उसका एफिनिटी ज्यादा है एंड यू कैन इजीली रिमूव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आयरन को सिलेक्टिवली सेपरेट करने के लिए जो मेथड रहता है सेपरेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रिपिंग। ओके, स्ट्रिपिंग इनटू aqueous phase and then can be estimated by titrating it with standard potassium dichromate solution. Okay, so very first half is determination of partition coefficient and second half is determination of extraction efficiency. So don't go in details of this experiment. Okay, just remember iron in +3 form it is ferric, iron in 2+ form is ferrous. Okay, then this 6 molar HCl is used as separating agent. Then stripping agent कौन सा है वो भी देखो। Your ethyl acetate is used to extract your iron. Diphenylamine is indicator. SnCl2 is used for titration, SnCl2 and HgCl2 to avoid oxidation. Okay, so just go through roughly process. We will not see it. So just for solvent extraction, you remember the basic things, that you are separating your analyte by just changing medium, okay, from aqueous medium to organic medium, and then you can estimate it. So this is about solvent extraction. This is very lengthy experiment actually, जो आपको syllabus में है वो, but prepare इतना ही simple basic ही prepare करके रखो। कुछ doubt है इसमें? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कुछ डाउट है? ओके, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन रफली आपको थ्योरी में भी है, एनालिटिकल में, तो यू जस्ट गो थ्रू इट। So only left is, I hope I am there in meeting. Only left is potentiometry. Shall I explain it now? Okay. You want me to stop here? This is students. Okay. Do you have exam tomorrow? This is students, and I think micro students also have exam up to 17.
Practical, yes, practical exam I'm telling. 15, 16, 17